हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कैस्पियन सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था फेनी रिवर को लेकर के, तो फेनी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में त्रिपुरा स्टेट है और त्रिपुरा स्टेट के सर्दर्न पार्ट से ओरिजिन होता है फेनी रिवर का। फेनी रिवर त्रिपुरा स्टेट में फ्लो करने के बाद में बांग्लादेश कंट्री में फ्लो करती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया और बांग्लादेश कंट्री के बीच में, तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर के काफी ज्यादा इशू बना रहता है, जिसमें एक फेनी रिवर भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन 2019 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट मीटिंग होती है और इसमें डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं उनके वाटर को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे और एक जो एग्रीमेंट है वो निकाल करके लेके आएंगे। अब ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है फेनी रिवर को लेकर के, इससे त्रिपुरा स्टेट का जो सर्दर्न टिप है जिसको हम बोलते हैं सबरूम टाउन, यहाँ का एक इम्पोर्टेंट टाउन है सबरूम टाउन, उसके वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड वाटर में अगर हम आयरन का जो हाई कंटेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ के पॉपुलेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज है। तो इससे इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसको भी बेनिफिट होगा और इंडिया बांग्लादेश जो कंट्री है उसको भी बेनिफिट होगा। प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो कुशियारा रिवर और कुशियारा रिवर को लेकर के डिस्कशन कंप्लीट हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तीस्ता रिवर जो है उसको लेकर के डिस्कशन जो है वो काफी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो ये फेनी रिवर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी आपके लिए एक मेजर इशू है आपकी प्रिपरेशन में, जिसमें आप डेली बेसिस पर आप जो अपने टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर आपका बहुत सारा टाइम जो है वो इसमें चला जाता है कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो ताकि 2023 प्रीलिम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो इस प्रोग्राम में जो हमारे मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपके टारगेट को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि 2023 प्रीलिम से पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाओगे और उसका रिवीजन भी कर पाओगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों को साथ में लेकर के एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाती है। तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर रोजर फेडरर जो है, आप सभी को पता है टेनिस प्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि लवेर कप के बाद में वो अपने आप को मतलब रिटायर कर लेंगे, और जो काफ़ी लंबे टाइम से लगभग उन्होंने क्लियर किया है कि 2 डेकेड से भी ज़्यादा टाइम हो गया है उनको टेनिस खेलते हुए, और उसके बाद में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो रोजर फेडरर जो है वो एक इम्पोर्टेंट टेनिस प्लेयर है। उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें, रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसमें भी जो बेसल जो सिटी है उससे बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर जो है उन्होंने 20 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बेसल सिटी की बात की है। बेसल सिटी जो है वो राइने रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। इसके अलावा बेसल जो है, इस वर्ड से आपको एक याद आया होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है वो 1989 में कंप्लीट करवाई गई थी, ताकि जो हजार्डस सब्सटेंसेज हैं उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसफर किया जाता है उसको लेकर के एक रिव्यू करने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि डेवलप्ड कंट्री जो है, अगर उनसे कोई हजार्डस जो भी एक तरीके से इस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है हजार्डस सब्सटेंसेस को लेकर के, तो उनको लेस डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे वहाँ की जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, लेस डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनको इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसी को
इस कन्वेंशन के बेसिस पर ये जो भी इशू थे हजार्डस वेस्ट को लेकर के, उन्हीं को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी बेसल कन्वेंशन में। ये जो बेसल कन्वेंशन है, इसमें रेडियो एक्टिव जो वेस्ट थे उनको एड्रेस नहीं किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए रोजर फेडरर, और इसके बाद में हमने डिस्कस किया बेसल कन्वेंशन को लेकर के। यहाँ पर बताया गया है कि लवेर कप जो है उसके बाद में वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। तो लवेर कप जो है ये 2017 से स्टार्ट हुआ था। मैक्सिमम हम क्या देखते हैं कि टेनिस के जो भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं वो एक फिक्स जगह पर होते हैं, लेकिन लवेर कप जो है इसमें जो होस्ट सिटी जो हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लवेर कप को लेकर के। 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 2 टीम बनती हैं, एक यूरोप टीम और एक कंप्लीट जो है वर्ल्ड टीम बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था कि गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर इशू देखने को मिला कि वहाँ पर अपोजिशन में जो पार्टीज थी, गोवा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, उसके मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उनका बीजेपी के साथ में मर्जिंग देखने को मिला है। तो असेंबली स्पीकर को इस तरीके का क्वेश्चन किया गया कि इस तरीके के जो उनका मर्जिंग जो देखने को मिला है दूसरी पार्टी के साथ में, इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया। तो गोवा के जो असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने बोला है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमने बनाया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, और इसको 10th शेड्यूल के अंडर हमने रजिस्टर किया था, तो उसमें डिसीजन लिया गया था ओरिजिनल जो लॉ था उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि किसी भी पार्टी के अगर 1/3 मेंबर जो हैं, किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर जो हैं वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये जो क्राइटेरिया है इसको इंक्रीज कर दिया गया और ये बोला गया कि किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं वो कम से कम दूसरी पार्टी में मर्ज होने चाहिए एक साथ, चाहे मतलब ग्रुप में जब मास डिफेक्शन जब देखने को मिलता है तो ग्रुप में इतने लोग जो है वो मान लो किसी पार्टी के जितने भी मेंबर है उसके 2/3 मेंबर जो हैं अगर वो दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कल भी हमने बताया था कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स जो है उनके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के मेंबर है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये हमने डिस्कस किया कि ओरिजिनली जो है 1/3 था, फिर बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंक्रीज कर दिया गया और 2/3 जो है इतने मेंबर अगर मर्ज होते हैं दूसरी पार्टी में तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी गोवा में ये सेम ही हुआ है, 11 वहाँ पर मेंबर थे और 11 मेंबर्स में से 8 मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए हैं। और यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी का डेजिग्नेशन मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी को वो भी उनसे रिमूव हो गया है क्योंकि मिनिमम जो नंबर होने चाहिए वो उनके पास में यहाँ नहीं बच पाई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड जो और बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट पेज टेक्स्ट पेज जो आता है वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, वहाँ पर इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तमिलनाडु के जब सीएम से एक क्वेश्चन किया गया और उनसे पूछा गया कि आप ब्रेकफास्ट स्कीम आपने लॉन्च की है, मतलब एक तरीके से आपने पॉपुलेशन जो है उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया है, तो वहाँ के सीएम ने क्लियरली बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है जिसमें डीपीएसपी आते हैं उनमें क्लियरली जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्लियर की गई है, ड्यूटी बताई गई है कि आप हमारी सोसाइटी के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे कि चिल्ड्रन, वीमेन, ओल्ड एज जो पर्सन है, इन सभी के अपग्रेडेशन के लिए आप काम करोगे। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करने की कोशिश की है, ना कि हमने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। और एक क्वेश्चन क्यों उठाया गया, क्वेश्चन इस तरीके से उठाया गया कि अभी प्रेजेंट टाइम में फ्री बाइज जो है वो एक इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है जिसके ऊपर ये डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नमेंट जो भी होती है वो वहाँ की पॉपुलेशन को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरीके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनको फ्री में कुछ चीज़ें अवेलेबल करवा दी या और चीज़ किसी भी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है ताकि इलेक्शन में उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात है झारखंड की और झारखंड के सीएम को लेकर के कुछ टाइम पहले इशू ये हुआ कि लास्ट ईयर जो है वो सीएम रहते हुए उनके पास में माइनिंग जो
पॉइंट है स्टेट का वो भी उनके पास में था। उनके ऊपर ये आरोप लगे, ये एलिगेशन लगे कि उन्होंने माइनिंग जो एरिया है जब उनके अंडर आता था तो उस टाइम उन्होंने अपने लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और अपने लिए कुछ माइनिंग एरिया जो है उसको अपने अंडर ट्रांसफर करवाने की, अपने लिए ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। तो इसको लेकर के फिर क्वेश्चन किया गया अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नर को बोला, गवर्नर ने जो इलेक्शन कमीशन को बोला, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात रखी और यहाँ पर अब गवर्नर के पास में जो भी इलेक्शन कमीशन से जो रिजल्ट आया वो उनके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके की बातें निकली कि वहाँ के जो सीएम हैं उनको डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। अब इसको लेकर के वहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन वो मिले हैं गवर्नर से और क्वेश्चन किया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर जो है वो अपना क्लेरिफिकेशन दीजिए और जो भी इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन है तो डिस्क्वालिफिकेशन कीजिए। ये एक तरीके से जो मतलब इस तरीके का जो माहौल या क्लाइमेट जो है इस तरीके का क्रिएट कर रखा है वो डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिट नहीं है। डेमोक्रेसी में क्लियरली तरीके से रिप्रेजेंट रखा जाना चाहिए कि हाँ ये डिस्क्वालिफाइड है और आप काम करने के लिए तैयार रहें। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसको लेकर के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं। उन्होंने ये बोला है कि 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के अंडर ये टारगेट हमने डिसाइड किए थे कि मार्च 2022 तक 2.95 करोड़ हाउसेज जो हैं वो ग्रामीण एरिया में हम डेवलप करेंगे और जो भी पुअर लोग हैं उन सभी को ये घर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोविड की वजह से इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और इसको फिर इसके जो टारगेट टाइम है उसको इंक्रीज कर दिया गया कि मार्च 2024 तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या इश्यू देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 19 मंथ्स बचे हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए और अभी प्रेजेंट टाइम में स्पेसिफिक उन स्टेट्स में जहां पर हम देखें जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपोजिशन पार्टीज रूल कर रही हैं वहां पर इन टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर स्टेट्स ने अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं किया तो उनके ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके की जो है पेनल्टी इम्प्लीमेंट की जाएगी। यहाँ पर पेनल्टी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से अगर मैं अपने टारगेट नहीं करें तो एक हाउस के बेसिस पर उनके ऊपर पेनल्टी इम्प्लीमेंट की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है उसको 2016 में लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने का मेन रीजन ये था कि जो भी पुअर लोग हैं उन सभी को घर प्रोवाइड करवाया जा सके और इंदिरा आवास योजना मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी उसको रिप्लेस करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। सेम इसी तरीके से अर्बन एरिया में भी जो पक्का हाउस है वो प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वो 2015 में ही उसको लॉन्च किया गया था और इसमें डिसाइड किया गया था कि अर्बन एरिया में जो पुअर लोग रहते हैं उनको पक्का हाउस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट और वहाँ पर कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कुछ आदिवासी ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ और एक सेटलमेंट जो है वो निकल करके सामने आया। तो उसी टाइम में यूनियन होम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को अगर हम व्यू करें तो वहाँ पर बहुत सारे इंटर बाउंड्री जो डिस्प्यूट है वो चल रहे हैं और इसको सोल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 2024 का उन्होंने टारगेट लिया है कि 2024 से पहले इस तरीके के जो ऑल आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन सभी के साथ में हम कंसिलेशन लेकर के आएंगे, सामंजस्य बिठाएंगे और जो भी इशू हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए, वहाँ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तभी इंटीग्रिटी अगर इंडिया के साथ में रहेगी तभी जा कर के जो बेसिक एक ऑब्जेक्टिव है इन सारी चीज़ों का वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ओजोन डे से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को जो एक तरीके से मनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो 1994 में
जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने 16 सितंबर को डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर ओजोन डे के लिए ओजोन जो लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1985 में वियना कन्वेंशन हुई और वियना कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना होगा। और फिर उसके बाद में 1987 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन होती है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में ये डिसाइड किया जाता है कि ओजोन लेयर को जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो सब्सटेंसेज पहुंचा रहे हैं उनको हम क्या करें, व्यू करें और उनके ऊपर एक तरीके से काम करना स्टार्ट किया जाए। मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यहाँ पर रिव्यू करने की और उनको पहचानने का काम जो है स्टार्ट हो गया। और इसमें स्पेसिफिक देखा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ओजोन लेयर को। उसके बाद में 2016 में किगाली एग्रीमेंट होता है, वो एक तरीके से मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ 1987 में उसका अमेंडमेंट देखने को मिला। यहाँ पर तो डिसाइड किया गया था कि ओजोन लेयर को कौन कौन से सब्सटेंसेज जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2016 का जो किगाली एग्रीमेंट है उसमें डिसीजन लिया गया कि टाइम के साथ में हम एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है इनको हम ख़त्म कर सकें और इनके अल्टरनेट जो हैं वो एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें ताकि कम से कम ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचे। ओजोन लेयर क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है O3 की और एक तरीके से सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको एंटर करने से रोकती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से लोगों में बहुत सारी परेशानी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम तो वैसे काफ़ी कोशिश की गई है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। एक टाइम क्या हुआ था कि ओजोन लेयर की जो भी उसकी मोटाई थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज की जो रीच है वो अर्थ तक इजीली होने लग गई थी। ओके, और ये सारा रीजन हुआ पोल्यूशन की वजह से, या जो भी हम एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ये सब कुछ जो हम यूज़ करते हैं इससे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो हैं वो निकलते हैं और वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखो ओजोन भी दो तरीके की होती है, बैड ओजोन और गुड ओजोन। अगर हम बात करें गुड ओजोन तो हमारी अर्थ का जो अपर लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, अपर पार्ट जो है मतलब अर्थ का जो सरफेस रीजन है उसका जो अपर लेवल पर अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर में जब ओजोन पाई जाती है तो वो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है और वो गुड ओजोन होती है। लेकिन अर्थ के सरफेस के आसपास अगर हमें ओजोन मिलने लगे तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लग जाती हैं और इसको बोलते हैं हम बैड ओजोन। मतलब अगर हम सीधी सी बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ओजोन मिलती है तो वो गुड है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन मिलती है तो वो क्या है, बैड ओजोन है। और ये बैड ओजोन इंक्रीज हो रही है ट्रोपोस्फीयर में। इसका रीजन है पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। मैन मेड केमिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन का एक कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है हमारे अर्थ के सरफेस वाले रीजन में। तो ये ओजोन डे से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर इमेज आपको दिख रही होगी और ये इमेज है वेम्बनाड लेक। केरला में जो वेम्बनाड लेक है उस वेम्बनाड लेक का एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर कुछ रिजॉर्ट्स बनाए गए थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी विला यहाँ पर बनाए गए हैं उन सभी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, डिमोलिशन किया जाए। ओके, तो वेम्बनाड लेक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वेम्बनाड लेक जो है जिसको वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड कयाल, इसके अलावा पुन्नामाडा लेक के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये केरला में बैक वाटर स्ट्रेच है। मतलब आप सभी को पता है कि इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया है, इस तरीके से जो है वो केरला एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये वेम्बनाड लेक, और यहाँ पर एक बैक वाटर स्ट्रेच के रूप में, मतलब एक बहुत ही थिन आइलैंड के थ्रू जो है वो सेपरेट होता है अरेबियन सी से। ये जो वेम्बनाड लेक है यहाँ पर वलमकली क्या होता है, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बोलते हैं, वो हर साल यहाँ पर अगस्त में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको स्नेक बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। स्नेक बोट रेस ऐसा नहीं है कि इसमें सांप जो है उसका यूज किया जाता है, इसमें जो बोट है उसकी शेप जो है वो ही स्नेक की तरह रहती है,
इसलिए इसको स्नेक बोट रेस के नाम से जानते हैं। जो वेमनाड लेक है इसको 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंडर इम्पोर्टेंट साइट डिक्लेरेशन कर दिया गया था और हमारे इंडिया में सुंदरवन जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है वेमनाड लेक। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर जो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ देखिए, देखो गोवा में जो भी इशू देखने को मिला है, जो हमने देखा कि वहाँ पर जो पार्टी जिनकी सीट पर या जिसके सिंबल से लोग जीत करके आए वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में अपने आप को उन्होंने मर्ज कर लिया। तो इस आर्टिकल में अगर हम इम्पोर्टेंट बात ये रखें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एक तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में चाहते हैं कि ये लोग जीत करके आए, इसीलिए वोट पर्सन जो है वो जीत करके आया है। मतलब या तो उस पर्सन को स्पेसिफिक को एक तरीके से लोग पसंद कर सकते हैं, या हो सकता है कि किसी पार्टी को वो बिलोंग करता हो तो उस पार्टी से जो उस पार्टी के जो भी आइडियोलॉजी हैं, जो भी व्यूज़ हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हों। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि इस तरीके के जो इशू हैं वैसे गोवा में नहीं देखने को मिले। अभी हमने देखा कि बिहार में जो पार्टी है उन्होंने भी बीजेपी को रिप्लेस करके दूसरी जो पार्टी है उसके साथ में अपना जो अलायंस है वो बना लिया है। बिहार में जो जेडीयू है उन्होंने आरजेडी के साथ में अपनी पार्टनरशिप की है और बीजेपी को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी पार्टी जो है उनको रिप्लेस करके किसी और पार्टी के साथ में मिलकर के किसी ने अपना कोalition बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के साथ में जो गोवा कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वो यहाँ पर मर्ज हुई है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि लोगों का जो व्यूज़ थे, लोगों की जो आइडियोलॉजी थी उसको रिप्लेस करके एक तरीके से यहाँ पर पर्सनल बेनिफिट के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो देखो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके के जो इशू हैं और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हर स्टेट में हमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो इशूज हैं कि टाइम टू टाइम एक पार्टी को छोड़ करके लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और अभी इसका पहले क्या होता था, इंडिविजुअल लेवल पर लोग जो है अपने लेवल पर उनको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए। उसको तो रेगुलेट करने की हमने कोशिश की, और कोशिश किस तरीके से की थी कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर पर्सन करेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिर इसका एक अल्टरनेट निकाल कर के आए कि मास ग्रुपिंग में जो लोग हैं वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में मर्ज होने लगे, जिनके बेसिस पर एक लूप होल है ये इस एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो इसका भी एक अल्टरनेट निकालना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम में अगर कोई पर्सन ट्रैप होता है तो उसको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के इशू जो हैं वो इंक्रीज ना हो। देखो इस तरीके के इशू से क्या होता है कि मैक्सिमम 5 साल का टर्म होता है इलेक्टेड मेंबर्स का, तो 5 साल के टर्म में वो मैक्सिमम जोड़ तोड़ करने में निकाल देते हैं। तो जिस काम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लोगों के भले के लिए, उन सब के लिए वो जीत करके आए थे, उस टारगेट के ऊपर तो उनका जो फोकस है वो काफ़ी कम रह पाता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, और नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस भी करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है पिटिशनर्स के जो एडवोकेट हैं उनसे कि आप बोल रहे हो कि सिर्फ इकोनॉमिक के बेसिस पर आप जो है वो रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, फिर आप ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी तो एक बेसिक हो सकता है ना। क्योंकि अभी हम क्या देखते हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज में हमने ये देखा कि वन कम्युनिटी को, मान लो इस कम्युनिटी को हम बात करते हैं कि यादव कम्युनिटी को रिजर्वेशन की ज़रूरत थी और इसके अलावा अदर कम्युनिटी को रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, तो ओबीसी जो लिस्ट है वो बनाई गई। ओके, तो सेम इसी तरीके से अदर कम्युनिटी में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो वहाँ पर जो हिटेरोजेनस जो लोग हैं उन सभी को कलेक्ट करके उनको भी तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं कि देखो
एक तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एडिटोरियल में ये बात बोली गई है, वहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पर एडिटोरियल में बोला गया है कि इकोनॉमिक बेसिस पर जो आपने रिजर्वेशन दिया है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही रिजर्वेशन की बात की गई है उसको वायलेट करता है। दूसरा, आपने इसको SC ST OBC जो है उनको सभी को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मतलब एक तरीके से जनरल में जो कंपटीशन है उससे आप बाहर कर रहे हो SC ST OBC को, और जो तो एक मेन फीचर है कि उनको तो अगर रिजर्वेशन देना है तो वो तो इसका इंटीग्रेटेड पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि जो EWS जो कम्युनिटी है, जिसमें स्पेसिफिक हमने देखा कि जो अदर पॉइंट्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि SC ST OBC को आपने बाहर किया है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने 8 लाख की जो लिमिट है वो डिसाइड की है। 8 लाख की जो लिमिट है उसके बेसिस पर आप बोल रहे हो कि ये मिनिमम लिमिट है जिसके बेसिस पर हम क्या देंगे, EWS रिजर्वेशन देंगे। और OBC रिजर्वेशन में ये हाईएस्ट लिमिट है कि अगर इससे ज़्यादा किसी की इनकम है तो उसको हम OBC रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो लिमिट है ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको लेकर के एक अच्छा डिटेल्ड जो है वर्जन निकल करके आना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के बहुत कम लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी इनकम अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में भी 90 to 95% जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब जिन लोगों को आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो उसकी जगह पर जो बल्क में जो संख्या है, बल्क में जो नंबर है, जब इंक्रीज हो जाएंगे तो जिस पॉइंट को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप टारगेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसको काफ़ी डिटेल्ड वे में जो है वो एक्सप्लेन किया जाए ताकि इसका जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि देखो क्लाइमेट जो है वो एक मेजर इशू है, और क्लाइमेट को अगर हमें सोल्व करना है तो हमें इस आर्टिकल में राइटर ने बताया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिल करके इन इशू को सोल्व करे तभी जाकर के रिजल्ट निकल करके आएगा। आर्टिकल में बताया गया है, राइटर ने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में जो बसेज हैं, मतलब इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और इसमें टारगेट डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हम जो हैं वो 50,000 बसेज कंट्री की रोड पर चलने लग जाएंगी। इससे क्या होगा, टारगेट हमने जो ले रखे हैं कि हम जो एमिशन जो है उसको 0 करेंगे 2070 तक, और भी जो हमारे अदर एमिशन हैं उन सभी को रिड्यूस करने के लिए ये टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन राइटर ने बताया है कि इस इशू को अगर हम सॉल्व करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, मीन्स सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो इसमें मिल करके अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल करके आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर बताया गया है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और इसके अलावा IPEF जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, इन सभी में इंडिया बैलेंस बनाने की कैसे कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू व्यू करते हैं। देखो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये है, इसमें ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है इसमें रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्री जो हैं इन्वेस्ट करें। रशिया चाहता है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। जो ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और इंडिया जो है उन्होंने भी यहाँ पर फोकस किया है, बहुत सारी डील की है कि जिसमें इंडिया भी यहाँ पर फोकस करेगा। चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रशिया के प्रेसिडेंट ने 2015 में इसको स्टार्ट किया था, और इसमें रशिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक सिटी है व्लादिवोस्टोक, और यहाँ पर ये जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज की जाती है एवरी ईयर, और इसमें डिस्कशन किया जाता है कि किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को और जो भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस किया है। दूसरा इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको अगर हम डिस्कस करें तो इसका ये व्यू है, और यहाँ पर इंडिया जो है वो भी इसका मेंबर है। अभी हमने देखा था कि US में इसकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें हमारे जो
ट्रेड मिनिस्टर हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी थी कि यहाँ पर ये जो IPEF है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो उन्होंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव रहेगा तभी जाकर के इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि इंडिया ने इस फ्रेमवर्क से निकलने की अपने आप को बात नहीं रखी थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में तो इंडिया ने रशिया के साथ में भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ US इनिशिएटिव है ये IPF, उसको 2021 में US के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टार्ट किया। तो इंडिया ने यहाँ पर भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में इंडिया जो है वो अपना बैलेंस फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इंडिया के अलग अलग इशूज हैं। जैसे कि यहाँ पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में इंडिया का इन्वेस्ट करना और फोकस करने का मेजर रीजन ये है कि रशिया के साथ मिलकर के चाइना को हम अच्छे से काउंटर कर सकें, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर US के साथ में मिलकर के मेन ऑब्जेक्टिव तो यह है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो ब्रेकफास्ट स्कीम है उसी के बारे में बताया हुआ है कि तमिलनाडु में ऐसा पहली बार नहीं है कि ये जो स्कीम है वो लॉन्च किया। यहाँ पर बताया गया है कि नवंबर 1920 जब मद्रास के नाम से इसको जानते थे, मद्रास कोऑपरेशन काउंसिल, तभी इस तरीके के वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनके लिए टिफ़िन प्रोवाइड करने का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो 1925 में हमने ये देखा हायर एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट जो है इस स्कीम की वजह से इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो भी टिफ़िन प्रोवाइडेशन जो था इसको ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा था। ओके, फिर 2 साल बाद में इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया गया और इसमें ये डिसाइड किया गया कि 25 स्कूलों में 1000 जो पुअर स्टूडेंट हैं उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। 1956 में के कामराज वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने फ्री इंडिया में दोबारा से ऑल प्राइमरी स्कूल जो हैं उन सभी के लिए जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनके लिए मील स्टार्ट कर दिया। 1956 से 57 में 200 दिन के लिए स्टार्ट किया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो MG रामचंद्रन वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे 1982 में, तो उन्होंने 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी में उनके लिए भी स्टार्ट किया। फिर 5 से 9 साल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में उनके लिए भी स्टार्ट किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है इसको MGR न्यूट्रियस मील प्रोग्राम के नाम से जाना गया। और फिर 1984 में इस स्कीम को 6 to 10 तक इसको इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2013 में जयललिता जो उनकी सक्सेसर थी उन्होंने भी इस स्कीम को में बहुत सारी वैरायटी जो है वो इंक्लूड की। M करुणानिधि जो थे उन्होंने यहाँ पर बॉइल्ड एग देने की स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने मसाला एग जो है जयललिता ने स्टार्ट किया। मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर एनीमिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई इसमें देखा गया कि वहाँ की वीमेन और चिल्ड्रन में एनीमिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो न्यूट्रिशियस फूड देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो इशू है इसमें अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर एरियाज़ में जो काफ़ी लंबे टाइम से इशू देखने को मिल रहा है उसमें फिर से प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर HC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि मिस्टर पुतिन और सी जिनपिंग जो है वो एक तरीके से ग्रेट पावर के रूप में अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी ये डिस्कशन होगा उसमें अपने पर्सनल जो बेनिफिट है उसको भी वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे अभी HCO की मीटिंग में। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।